हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है चीन। बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही। बताएंगे ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब एक तरफ पूरी दुनिया का ध्यान G7 समिट की तरफ था, वहीं पीछे पीछे चीन बहुत बड़ी हिमाकत कर रहा है। दोस्तों आपको बताएंगे चौंकने वाली जानकारी, साथ ही साथ वहीं भारत ही नहीं चीन से भी नेपाल का सीमा विवाद। जी हां, बालेंद्र शाह की सरकार का संसद में बड़ा कबूल भारत के लगाम खींचने के बाद अब लाइन पर आ रहा है नेपाल। दोस्तों उधर आपको बताएंगे आखिरकार हॉर्मुज खुल जाने के बाद क्या दूर होगा ऊर्जा संकट, क्या अचानक से दाम गिर जाएंगे भारत में। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। दोस्तों इस डील के बाद क्या भारत में फिर वही रेट हो जाएंगे डीजल पेट्रोल के 10 रुपए गिरेंगे इनके दाम की नहीं, क्या है जानकारी, जनता को और क्या क्या होंगे फायदे, सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका ईरान डील के बाद अब जमकर तेल बेचेगा तेहरान। टॉप देशों में चीन भी शामिल, क्या भारत भी है इस लिस्ट में शामिल की नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे ईरान अमेरिका का डील हो तो गया दोस्तों, लेकिन जब MOU का पॉइंट नंबर 6 पढ़ा जिसके बाद खाड़ी देशों के होश उड़ गए। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप संग डील से ईरान बन गया सिकंदर। बताएंगे इस डील में ना ट्रंप के टारगेट पूरे हुए, ना सत्ता परिवर्तन हो पाया। अमेरिका ईरान डील की कड़वी हकीकत आपको बताएंगे जिससे आप चौंकने वाले हैं। कैसे एक सुपर पावर देश को ईरान ने हिला डाला। दोस्तों कैसे ट्रंप ने खुद अमेरिका में अपनी ही फजीहत करवा ली। तो वहीं अब पाकिस्तान में शहबाज सरकार के साथ होने वाला है बड़ा खेला। पाकिस्तान में शहबाज के खिलाफ इमरान की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो। बताएंगे क्या है जानकारी दोस्तों और क्या खेल खेल सकता है भुट्टो। वहीं आपको बताएंगे इन राज्यों में पुराने बस ट्रकों के बदले नई गाड़ी खरीदने पर खास डिस्काउंट, कहां ऐसा ऑफर मिलने वाला है। दोस्तों एक से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि चीन कितनी भी हरकतें कर ले भारत के खिलाफ भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां चीन ने तिब्बत में यारलुंग तसांगपो नदी के निचले हिस्से में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह भारत की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे इस प्रोजेक्ट के परिणामों को लेकर दिल्ली की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारतीय एजेंसियों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की समीक्षा की, जिससे पता चला है कि बॉर्डर पार नदियों पर इस तरह की विशाल बांध परियोजनाओं से भारत के निचले इलाकों पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। इसके बावजूद हाल के महीनों में इस बांध के निर्माण कार्य में तेजी आई है। यारलुंग तसांगपो नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, जहां यह सियांग नदी बन जाती है। इसके बाद ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में बहती है, जो देश में लाखों भारतीयों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर अधिकारियों ने कहा है कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पर कड़ी निगरानी रख रही है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है दोस्तों जब भारतीय अधिकारी इस तरह की परियोजनाओं के नदी के निचले इलाकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त करते रहते हैं। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि नदी पर बड़े पैमाने पर बांध निर्माण कार्यों से पानी के प्राकृतिक प्रवाह पर तगड़ा असर पड़ेगा और नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। बांध निर्माण कार्य के निचले इलाकों पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा इसके रणनीतिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नदी के ऊपरी हिस्सों में बने विशाल बांध किसी भी विवाद की स्थिति में चीन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इससे बीजिंग को क्षेत्र में जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। चीन के इस तरह की विशाल बांध परियोजनाओं से भारत के निचले इलाकों पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों भारत जो है वो पहले भी इस प्रोजेक्ट पर चिंता जता चुका है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। चाइना लगातार वो भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है और पीछे बैकएंड में भारत खिलाफी कार्य करता ही रहता है। जब देखता है कि पूरी दुनिया का ध्यान किसी और कार्य में लगा हुआ है, युद्ध में लगा हुआ है, यूक्रेन रशिया युद्ध में लगा हुआ है, ईरान अमेरिका युद्ध में लगा है, G7 समिट में लगा हुआ है, तो क्यों ना ऐसे समय हम अपने आप को और पावरफुल बनाएं, यानी मौका देकर चौका मारने का प्रयास करता है दोस्तों चाइना। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत इस खुलासे के बाद कौन सा नया कदम उठाता है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसके इस नए प्लान की काट निकालने के लिए। ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें नेपाल की लगाम खींचने के बाद अब चीन को लेकर भी बालेंद्र शाह सरकार ने संसद में किया कबूलनामा कि भारत ही नहीं हमारे देश का सीमा विवाद चीन के साथ भी चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब तक चीन पर चुप्पी साधे नेपाल ने बड़ा खुलासा कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि नेपाल के चीन के साथ भी सीमा संबंधित मुद्दे मौजूद हैं। गुरुवार को प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चीन के साथ कुछ सीमा विवाद भी है हमारे। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कुछ सीमित क्षेत्रों में सीमा
विवाद है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी विवाद नहीं है। उत्तरी सीमा चौकियों पर गतिविधियां कम है। नेपाली विदेश मंत्री ने यह बयान बुधवार को चीन की अपनी पहली यात्रा से लौटने के ठीक एक दिन बाद दिया है दोस्तों, जो सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर क्या नेपाली विदेश मंत्री का चीन दौरा जैसा नेपाल ने सोचा था वैसा नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन से लौटते ही अगले ही दिन ऐसा बयान देना पड़ गया नेपाल के विदेश मंत्री को? इससे एक चीज और तय है कि भारत जितनी इज्जत और भारत जितनी खातिरदारी कोई और देश कर भी नहीं सकता। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल और चीन के बीच हस्ताक्षरित सीमा प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों पक्षों को हर 10 साल में संयुक्त निरीक्षण करना चाहिए और अपडेटेड सीमा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने चाहिए। चूंकि 2006 के बाद से नेपाल और चीन के बीच कोई संयुक्त सीमा निरीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए नेपाल और चीन के बीच सीमा संबंधित मुद्दों की सूची का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। अब ऐसे समय में जब चीनी से लेकर चाय पत्ती तक लगाम खींचा है दोस्तों भारत ने, तो अपने आप अकल सीधी हो गई नेपाल के बालेंद्र सरकार की, जो अब चीन को लेकर भी बयानबाजी करने लगा दोस्तों। पहले उस पर चुप्पी साध ली थी। इस पर आपकी जो भी राय हो, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अगर अपने पड़ोसियों को जवाब देना है तो बस चाबी घुमाने की देर है, और वही किया भारत ने, और ऐसा होना भी चाहिए। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो 1 सेकंड भी नहीं लगना, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें नेक्स्ट चौंका देने वाली खबर, क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई भारी गिरावट। क्या भारत में अब हॉर्मुज खुलने के बाद 10 रुपए तक सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल? जनता को और क्या क्या होंगे फायदे, आपको बता दें ग्लोबल ऑयल मार्केट से भारतीय उपभोक्ताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर जानकारी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुए एक ऐतिहासिक शांति समझौते यानी एमओयू के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में $100 प्रति बैरल के पार चल रहा कच्चा तेल अब तेजी से गिरकर $78 के करीब आ गया है। 18 जून 2026 को शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 1.12% की गिरावट के साथ $78.66 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि अमेरिकी क्रूड WTI गिरकर $75.81 प्रति बैरल पर पहुंच गया है दोस्तों। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का सस्ता होना भारतीय उपभोक्ताओं और देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से ही आयात करता है यानी इम्पोर्ट करता है, जिसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड $22 से ज्यादा टूटता है तो इसका सीधा और सकारात्मक असर भारत के राजकोषीय घाटे, विदेशी मुद्रा भंडार और हर नागरिक की जेब पर पड़ता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रूड ऑयल की कीमतों में हर $1 की गिरावट से भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL की रिफाइनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। ऐसे में तेल के $100 से गिरकर $78 पर आने से कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन काफी सुधरेगा, जिससे आने वाले दिनों में आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो सकते हैं। हालांकि असर इतनी जल्दी नहीं दिखने वाला दोस्तों, लेकिन आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होने की पूरी संभावना रहेगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। इसके साथ साथ CNG और PNG उपभोक्ताओं की भी किस्मत चमकने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दोबारा पूरी तरीके से खुलना, जहां से दुनिया का 1/4 LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और तेल गुजरता है, इस समुद्री मार्ग के साफ होने से नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ जाएगी। नतीजतन भारत में घरों में पाइप से पहुंचने वाली रसोई गैस और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG की कीमतों में भी बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है दोस्तों। जब बात हॉर्मुज के खुलने को लेकर आ रही है तो आपको बता दें भारत को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाला है, वो भी आज। शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को बताया कि दिशा नाम का बड़ा गैस जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है और आज ये भारत पोर्ट पर पहुंच जाएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस जहाज पर 62,370 मीट्रिक टन लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG है, जो आज गुजरात के दाहेज पोर्ट पर पहुंच जाएगा। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब एक दिन पहले ही G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों वाले जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। अब ऐसे में अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाला यह पहला प्रमुख गैस LNG जहाज। इस खेप के आने से भारत की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में बड़ी राहत मिलने की संभावना है, यानी रसोई की किल्लत जो है दोस्तों, रसोई गैस की किल्लत, वो इस जहाज के पहुंच जाने के बाद वाकई में दूर होने लगेगी और भारत में फिर एक बार आम लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आप यूँ समझ लीजिए कि इस डील के बाद अब जमकर तेल बेचेगा ईरान। टॉप देशों में चीन शामिल, क्या भारत का भी नाम है कि नहीं बता दें। भारत में ईरान
ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने कहा कि ईरान के पास भारत के एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करने की बड़ी क्षमता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते के तहत तेहरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब ईरान जो है वो दुनिया को अब तेल बेच सकता है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद फताली ने कहा कि भारत को भरोसेमंद, स्थिर और किफायती ऊर्जा सप्लाई करने की आवश्यकता है। ईरान के पास इन आवश्यकताओं को पूरा करने की बड़ी क्षमता है। अगर प्रतिबंध हटा दिए जाएं और हालात सामान्य हो जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान एक बार फिर भारत के मुख्य तेल सप्लायर में से एक बन सकता है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद अब अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी उस क्षेत्र से हटा ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों पर लगी नाकेबंदी को हटा दिया है। ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को ही MOU पर साइन कर दिया था। इस समझौते के तहत ही ईरान हॉर्मुज खोलने को और अमेरिकी नाकेबंदी हटाने को तैयार हुआ है। हालांकि जानकारी यह है कि नाकेबंदी हटने के बावजूद भी अमेरिकी नेवी के जहाज जो है वो अभी यहाँ पर तैनात रहेंगे। कुछ दिनों तक वॉच एंड वेट की स्थिति में रहेंगे। इसकी वजह बताते हुए सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमारे नेवी जहाज उस इलाके में मौजूद रहेंगे ताकि ये पक्का किया जा सके कि समझौते की सभी बातों का पालन तरीके से हो रहा है और वे पूरे तरीके से लागू हो चुके हैं। लेकिन वही आपको बता दे दोस्तों, MOU पर साइन तो हो गया, अमेरिका ने ईरान के साथ डील कर तो ली, लेकिन जब इस MOU को पढ़ा गया दुनिया के सामने, ये हस्ताक्षर सामने आए, उनका 14 सूत्रीय स्टेटमेंट जब सामने आया, उसके बाद खाड़ी देशों के होश उड़ गए दोस्तों। पूरी दुनिया को पता लग गया कि अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए ये डील किया है। आपको बता दे आखिरकार अमेरिका को ही झुकना पड़ गया दोस्तों, क्योंकि ना तो इससे ट्रंप का टारगेट पूरा हुआ जिस वजह से ट्रंप ने ये युद्ध की शुरुआत की थी, उसका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, ना ईरान में वो सत्ता परिवर्तन करवा पाया, और तो और ओबामा का JCPOA को तोड़ ट्रंप ने बदतर समझौता कर दिया दोस्तों। यानी ईरान MOU पर अमेरिका की ही होने लगी फजीहत, लोग ट्रंप को बेवकूफ बताने लगे। जी हां, अमेरिका ईरान डील को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ईरान को $300 बिलियन मिलेंगे कैसे और ये पैसा कौन देगा। $300 बिलियन यानी करीब 28,29,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। मौजूदा समय में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था करीब $300 बिलियन की ही है, यानी जितनी उसकी पूरी GDP है उतना ही लगभग उसको रकम इस डील के तहत मिलने की बात कही जा रही है। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में ये रकम प्रति व्यक्ति करीब 34 लाख रुपए बैठती है, जबकि ईरान की प्रति व्यक्ति सालाना आय इससे कहीं कम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये वास्तव में डील है तो ये आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पहली नजर में ये ईरान की जीत का दस्तावेज ज्यादा लगता है, ऐसा दस्तावेज जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद हस्ताक्षर किया है। यानी ट्रंप जैसा दावा कर रहा है दोस्तों, और MOU पर छठा बिंदु जो बात कह रहा है, ये दोनों के दोनों बड़े सवाल खड़े कर दे रहा है। यानी दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि यह पैसा अमेरिका के खजाने से नहीं आएगा, इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा जारी MOU की कॉपी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समझौते के छठे बिंदु में साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 बिलियन की योजना तैयार करेगा। यानी अमेरिका सीधे पैसा नहीं देगा, बल्कि अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक ऐसा फंड तैयार करेगा जिससे ईरान में पुनः निर्माण और आर्थिक विकास के काम हो सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ईरान के नाम पर एक खाता खोल रहा है, लेकिन उसमें सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं डाल रहा है, वो खाड़ी देश और उनके कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो अब सवाल यह है कि पैसा आखिर कौन देगा। जितनी हमारी जानकारी है दोस्तों और हम इस डील को समझ पाए हैं, आपको बता दें MOU में रीजनल पार्टनर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है कि इस योजना में सऊदी अरब, UAE और दूसरे खाड़ी देशों की भूमिका हो सकती है। इन देशों और उनकी कंपनियों के निवेश से ईरान में सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित किए जा सकते हैं। यानी अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा सीधे ईरान नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिकी पहल पर खाड़ी देशों के निवेश से ईरान को आर्थिक मदद मिल सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। इस युद्ध से मध्य पूर्व के देशों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अरबों डॉलर का झटका लगा, लाखों नौकरियां प्रभावित हुई और ऊर्जा क्षेत्र को तगड़ा नुकसान पहुंचा। ऐसे में उम्मीद थी कि ईरान पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन अब उल्टी तस्वीर जो है वो उल्टी नजर आ रही है। जिन देशों को नुकसान हुआ उन्हीं के निवेश से ईरान के पुनः निर्माण की बातें हो रही है। यानी युद्ध के बाद आर्थिक लाभ का सबसे बड़ा दावेदार भी ईरान ही बन सकता है। ऐसे में जब अटैक ईरान पर हुआ, ईरान की सत्ता भी नहीं गई, अब ईरान को पैसा भी मिल रहा है। ईरान ने जिन देशों पर अटैक किया वही देश अब ईरान को पैसा देंगे ताकि वो नुकसान की भरपाई कर सके। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका को क्या ही फायदा हुआ। अमेरिका तो यहाँ पर कुछ नहीं ले पाया, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी इस युद्ध में अपनी टांग अड़ाकर। यानी कि
दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ईरान डील को बड़ी उपलब्धि की तरह पेश करने का प्रयास किया, लेकिन जब इस समझौते की शर्तों को देखा गया दोस्तों तो साफ चल गया पता कि युद्ध शुरू करने से पहले ट्रंप ने जो टारगेट सेट किए थे, तय किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए। ट्रंप ने तब ईरान में सत्ता परिवर्तन तक की बात कह दी थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो छोड़िए दोस्तों, डील में वो यूरेनियम मिसाइल कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों पर भी सरेंडर करते दिखाई दिए हैं ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया है, यही दुनिया के लिए सबसे जरूरी था। बस इसी को लेकर ट्रंप खुद को कूटनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने समझौते के दौरान कितने सेल्फ गोल किए हैं ये आपको बताते हैं। इस एमओयू डील के हिसाब से समझौते की पहली शर्त यह है कि सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। इसका मतलब यह है कि ट्रंप जिस निर्णायक जीत का दावा कर रहे थे वो अधूरा रह गया। दूसरा, समझौते की अगली शर्त यह है कि दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। इसका मतलब ट्रंप भविष्य में भी ईरान से इस्लामिक सत्ता को नहीं उखाड़ पाएंगे। वहीं अगले 60 दिनों में बातचीत के बाद फाइनल समझौता होगा, तब तक ईरान को अगली रणनीति के लिए वक्त मिल जाएगा। वहीं अमेरिका को नाकाबंदी हटानी होगी, यानी ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति विफल हो गई। शर्तों के मुताबिक 60 दिनों के लिए हॉर्मुज तो खुल जाएगा, लेकिन ईरान को एक ऐसा रणनीतिक चौक पॉइंट मिल गया है जिसे वो दबाव बनाने के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। जबकि युद्ध से पहले हॉर्मुज में सब कुछ सामान्य था। ईरान ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे पास हॉर्मुज एक हथियार की तरह मौजूद है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हथियार की तरह दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन युद्ध के बाद ईरान को यह तक पता चल गया कि अगली बार अगर युद्ध होता है तो हम सबसे पहले हॉर्मुज को ही बंद करेंगे। यानी यहाँ पर भी ईरान ने विजय प्राप्त कर ली दोस्तों। और भी 5-6 ऐसे पॉइंट है जो हम आपको बताएंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि इस पूरे डील में सिर्फ अमेरिका ने अपनी घोर बेइज्जती करवाई है, अमेरिका ने अपनी भद्दी पिटवाई है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बस कैसे भी ट्रंप को यह लग रहा था कि भैया अमेरिका सुपर पावर देश है, बस अपनी इज्जत बचाकर मुझे कैसे भी इस युद्ध से बाहर निकलना है, इसीलिए उसने अब देखाना ताव बस इस डील पर सिग्नेचर कर दिए। तो ये स्थिति है अमेरिका की दोस्तों, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन रियलिटी में वो सबसे सुपर गोबर कंट्री बना बैठा हुआ है और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने अमेरिका की भद्दी पिटवा दी है। दोस्तों आप लोगों की क्या है इस मुद्दे पर राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस डील के बाद पाकिस्तान अलग लेवल पर खेल रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये ईरान अमेरिका डील नहीं है बल्कि इस्लामाबाद एमओयू है। अमेरिका और ईरान के समझौते को शहबाज शरीफ इस्लामाबाद डील बता रहा है और ये चीज बताते हुए पूरी दुनिया में अलग लेवल पर गेम खेलता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, जबकि रियलिटी हमने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत हुआ फिर तेज। 10वें दिन भी सड़कों पर उतरे 70,000 प्रदर्शनकारी, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे। दोस्तों पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल विद्रोह का 10वां दिन था। ईदगाह मैदान पर 60 से 70,000 लोग बैठे हुए हैं और शहर के अंदर सड़कों पर सैकड़ों लोग पीओजेके का झंडा और सफेद झंडा लेकर आजादी के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दहशत गर्द यानी आतंकी करार दे रहे हैं। साथ ही साथ आसिम मुनीर की पाकिस्तानी फौज के लिए भी कर्नल जनरल दहशत गर्द के नारे रावलकोट से गूंज रहे हैं। दोस्तों असल में पिछले 7 जून से पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की गोलीबारी में 56 आम नागरिक मारे जा चुके हैं और फिर पिछले 4 दिनों से पाकिस्तानी हुकूमत ने पीओजेके में खाने की सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों को बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है, जिस कारण पीओजेके की जनता का पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में पिछले हफ्ते मारे गए युवक फैजान रब्बानी की याद में उसके गांव में लोग इकट्ठा हुए, जिसमें लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को दहशत गर्द यानी आतंकी करार दिया और आजादी के नारे बुलंद कर दिए। पीओजेके में आम लोगों के अलावा स्कूली छात्राओं और उनकी टीचरों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मार्च निकाला और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ताल ठोका। पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से 14 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स के नरसंहार की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें रावलकोट के एक गेस्ट हाउस की खिड़कियों पर हर तरफ अंदर और बाहर गोलियों के निशान देखने को मिले। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि 11 दिन आज से मिलाकर 11 दिन से कर्फ्यू जैसे हालात है पीओजेके में। अब ऐसे में पाकिस्तान की कार्रवाई पर तगड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल रावलकोट और आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है और सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में हालात सामान्य होते हैं या आंदोलन और ज्यादा तेज होता है। ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। उधर आपको बता दो इतना ही नहीं,
पाकिस्तान में बड़े खेल की तैयारी की बड़ी अपडेट। शहबाज के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो। सही सुना आपने दोस्तों। बता दें, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार से नाराज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने बड़ा दांव खेला है। बिलावल ने जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पीटीआई से गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। गठबंधन का पहला प्रयोग गिलगित बाल्टिस्तान में होगा, जहां पर हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। यहां पर सरकार गठन के लिए बिलावल भुट्टो की पार्टी ने इमरान खान की पार्टी से संपर्क साधा है। जियो न्यूज उर्दू के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जहां पर सरकार बनाने के लिए 13 विधायकों की आवश्यकता है। इमरान खान की पार्टी के पास 2 विधायक हैं। बिलावल की पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और उसे 10 सीटों पर जीत मिली है। शहबाज शरीफ सरकार की पार्टी के पास 5 विधायक हैं। बिलावल भुट्टो ने यहां सरकार गठन करने के लिए इमरान खान की पार्टी को चुना है। इमरान खान की पार्टी अगर हरी झंडी देती है तो ये शहबाज शरीफ सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों। 2022 में इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता से हटाया गया था। उस वक्त बिलावल भुट्टो की पार्टी शहबाज शरीफ की पार्टी का समर्थन किया था, जिसके बाद 2024 के चुनाव में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। बिलावल की पार्टी को बलूचिस्तान और सिंध में सरकार बनाने का मौका मिला। दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि पाकिस्तान में बदलाव होना चाहिए कि नहीं, क्या कहते हैं आप लोग, वहीं आपको बता दें। बांग्लादेश में फिर मच सकता है हंगामा। जमात इस्लामी की सड़कों पर उतरने की बड़ी धमकी। दोस्तों, जुलाई चार्टर पर तारीख सरकार से ठन गई। बता दें, बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी जमात इस्लामी ने जुलाई चार्टर लागू कराने के लिए कड़ा रुख दिखा दिया है। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने तारिक रहमान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर सड़कों का रुख कर सकते हैं। इससे ढाका में शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट के बाद एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों का अंदेशा पैदा होने लगा है। जुलाई चार्टर शासन व्यवस्था में सुधारों का एक पैकेज है, जिसे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पेश किया था। देश के लोगों ने भी इसके पक्ष में वोट दिया था। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जमात प्रमुख ने कहा है कि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार जुलाई चार्टर को अटका रही है। उन्होंने चेतावनी धमकी देते हुए कहा है कि अगर तारिक रहमान चार्टर को लागू करने में नाकाम रहते हैं तो फिर सड़कों पर उतरने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। सिलहट में विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बीच बैठक के बाद जमात प्रमुख ने बेहद सख्त शब्दों में ये बातें कही। वही बता दें, उधर बांग्लादेश ने नो मेंस लैंड में फंसे परिवार को 5 दिन बाद अपना माना नागरिकता साबित होने पर दे दी एंट्री। जी हां, बांग्लादेश के बॉर्डर अधिकारियों ने उस परिवार को अपनी जमीन पर इजाजत दे दी आने की, जो 5 दिन से मुश्किल का सामना कर रहा था। ये परिवार भारत बांग्लादेश सीमा पर नो मैंस लैंड में फंसा हुआ था, क्योंकि बीएसएफ ने इनको भेजा था और बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स उनको स्वीकार नहीं कर रही थी। बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने उन्हें देश का नागरिक न होने के चलते वापस भेजा था। इस परिवार के वेरिफिकेशन में बांग्लादेशी अफसरों ने 5 दिन का समय लिया। बॉर्डर पर फंसे इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे यानी 6 महीने और 2 साल के ये 2 बच्चे शामिल थे। तनाव के दौरान वे जीरो लाइन इलाके में मुश्किल हालात में रह रहे थे। बांग्लादेश में स्थानीय लोगों और मानवाधिकार समूहों का ध्यान इस परिवार की स्थिति पर गया था, क्योंकि उनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। कई दिनों की लंबी बातचीत और नागरिकता की पुष्टि के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने पुष्टि की है कि परिवार जो है वो बांग्लादेशी नागरिक ही है और गुरुवार को उन्हें बांग्लादेश में वापस आने की अनुमति दे दी। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत और ब्रिटेन के एफटीए से पाकिस्तान को लगेगा तगड़ा झटका, बांग्लादेश भी पकड़ेगा सिर। क्या है जानकारी बता दें। फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी जब अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर से मिले तो दोनों के मुंह में से एक ही शब्द निकला और वो था वी डिड इट, यानी हमने इसे कर दिखाया। ये कोई आम शब्द नहीं था दोस्तों। दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में इन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ी व्यापारिक डील को दोनों देश प्राथमिकता के साथ पूरा कर चुके हैं। आगामी 15 जुलाई से ये डील प्रभावी भी हो जाएगी। इससे भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों को बड़े स्तर पर फायदा मिलेगा। हालांकि ये डील भारत के लिए फायदेमंद है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि इस डील की वजह से भारत को ब्रिटिश बाजार में इन दोनों ही देशों के निर्यात पर विरयता प्राप्त हो जाएगी। इससे निश्चित तौर पर इन दोनों ही देशों को घाटा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और ब्रिटेन की इस डील से बांग्लादेश के कुल निर्यात के 6% और पाकिस्तान के कुल निर्यात के 2% पर तगड़ा असर पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ये व्यापारिक समझौता कोई आम डील नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच इस बात का प्रमाण भी है कि दोनों देश अब व्यापारिक क्षेत्र में एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे। इस डील से भारत के टेक्सटाइल और कृषि क्षेत्र को बूस्ट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि फ्रांस में जितने घर हैं उतने घर मैंने 12 साल में बनाकर देशवासियों को दिया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने फ्रांस में अपने दौरे की समाप्ति से पहले पेरिस में स्पीच दिया। पीएम मोदी ने इस स्पीच में अपने 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मोदी जी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि आत्मीय स्वागत
के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज मैं ऐसे समय में आपके पास आया हूँ जब कुछ दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का सौभाग्य रहा। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहाँ तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत समर्थ रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दुगना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हुई है, यूनिवर्सिटी की संख्या भी दुगनी हुई है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क कई गुना बड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि फ्रांस में जितने घर आज मौजूद है, पूरे फ्रांस में कुल जितने घर हैं 12 वर्षों में हमने आवश्यकतामंदों को यानी जरूरतमंदों के लिए बनवा दिए हैं। अब हर परिवार के पास, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसके पास अपना बैंक अकाउंट है। भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बन गया है। साथियों, उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिससे किसी आंकड़े या अंकों से नहीं मापा जा सकता, वो है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। दोस्तों, पेरिस में जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बयान दिया, क्या आप इससे समर्थन दर्शाते हैं? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या लगता है आपको? दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। वहीं आपको बता दें, परिसीमन के साथ लटका महिला आरक्षण, अब विपक्ष में भगदड़ से बन जाएगा एनडीए का अधूरा काम। क्या है जानकारी? दोस्तों, हाल ही में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी में हुई टूट ने भारतीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि राजनीतिक दलों में हो रहे ये विभाजन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए द्वारा संसद में सुपर मेजोरिटी यानी 2/3 बहुमत हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी रणनीतिक या राजनीतिक कवायद के केंद्र में परिसीमन विधेयक 2026 और बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण का अहम मुद्दा है। वहीं आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा में पहली बार ऐतिहासिक फैसला, एसएफएफ के जवान भी निभाएंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार विकास बटालियन यानी एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को सुरक्षा की जिम्मेदारी में भागीदार बनाया गया है। इस खास फोर्स की एक बटालियन को पहलगाम यात्रा रूट की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात किया गया है। दरअसल एसएफएफ भारत की एक गुप्त और खास फोर्स है जो समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर की पहाड़ों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। ऐसी जगह जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वे यहाँ गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने साहसी होंगे ये फोर्सेस। ये एक ऐसी फोर्स है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, फिर भी दुश्मन इससे सबसे अधिक डरता है। ये भारतीय सेना की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक यूनिट है। ये परेड या पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना मिशन पूरा करने के लिए काम करती है। दोस्तों, पहली बार इन पहलगाम से गुफा तक होगी तैनाती। ये खतरनाक और खास सैनिक अब पहली बार पहलगाम से गुफा मंदिर तक जाने वाले रास्ते के ऊपर की ऊंची पहाड़ी और ऊंचे स्थानों पर नजर आने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर को लेकर केंद्र का तगड़ा प्लान, पुराने बस ट्रकों के बदले नई गाड़ी खरीदने पर खास डिस्काउंट। जी हां, दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार एक और कदम उठा रही है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड करीब 2 लाख बसों और ट्रकों को 2 साल में चरणबद्ध तरीके से बाहर करने का प्लान है, जिसमें BS4 गाड़ियों को तो दिल्ली से बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन इससे कम कैटेगरी वाली भारी गाड़ियों को स्क्रैप कराना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गाड़ियों की ओर से फैलाए जाने वाले प्रदूषण का करीब 60% पॉल्यूशन फैला रही है। अब ऐसे में इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक योजना चला रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड पुरानी बसों और ट्रकों के बदले नए बस और ट्रक खरीदने पर कंपनियों से 8% तक डिस्काउंट मिलता है। इस योजना में अभी तक अशोक लीलैंड और स्विच मोबिलिटी जैसी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं। गुरुवार को टाटा मोटर्स ने भी मंत्रालय के साथ MOU पर साइन कर लिया है। जल्द ही बाकी बची महिंद्रा, वोल्वो और आयशर समेत हैवी व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं ये थे भी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।